Hello everyone. Today we are going to discuss Bernoulli's theorem from Mechanical Properties of Fluid. आखिर बर्नौलीज थ्योरम क्यों इंटरेस्टिंग है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। बर्नौलीज थ्योरम की मदद से आप यकीन मानिएगा हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लेन का टेक ऑफ एंड प्लेन की लैंडिंग। आखिर ऐसा क्या खास है वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फीफा के अंदर आपने देखा होगा पेनल्टी शॉट पे बनाना किक अक्सर यूज करते हैं प्लेयर्स, तो दैट इज आल्सो एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। एंड जो भी प्लेयर क्रिकेट के अंदर बॉलर्स अक्सर आपने देखा हो स्पिन कराते हैं, दैट स्पिनिंग इज आल्सो एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो इतना कुछ खास है, इतना कुछ इंटरेस्टिंग है इस बर्नौलीज थ्योरम में, इसीलिए आज हम लोग इसे समझने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिर फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली हम डील करते हैं उस पानी का डिस्कशन करते हैं जो कि मोशन में होता है विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। तो मैंने आपके सामने स्लाइड के ऊपर एक पाइप रखा है। इस पाइप की हाइट h है एंड इस पाइप से कुछ पानी v स्पीड से फ्लो कर रहा है जिसकी डेंसिटी रो है। इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख सकते हैं वो है A, राइट। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि इस फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर क्या क्या एनर्जी एसोसिएटेड हो सकती है उसके बारे में। तो सबसे पहली एनर्जी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस पाइप से कुछ स्पीड में पानी फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी जो हमारे दिमाग में आती है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कि मैं यहाँ पे बात करूंगा एंड फॉर्मूला आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो होता है हाफ mv², राइट। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है तो उसका मास में कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। दैट इज द रीजन यहाँ पे हम लोग एनर्जी जितनी भी डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। हेंस जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे बन जाता है वो बन जाता है हाफ रो v²। because mass per unit volume is actually density, therefore kinetic energy per unit volume यहाँ पे बन जाता है हाफ रो v²। सिमिलर वे में जब मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखने की कोशिश करूंगा दैट इज ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम आई हैव टू राइट। देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे आएगा वो आपका आ जाएगा एक्सप्रेशन mgh डिवाइडेड बाय v, दैट इज रो gh। एंड आप अच्छी तरह जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर बॉडी, राइट। तो ये पाइप जैसा कि आप देख सकते हैं h हाइट ऊपर है, देयरफॉर यहाँ से जितना भी पानी फ्लो कर रहा होगा उसके पास ये दो एनर्जी तो डेफिनेटली होंगी। नाउ जो थर्ड एनर्जी है हमारे पास यहाँ पे वो है प्रेशर एनर्जी। ये जो फ्लो करता हुआ वाटर है इसका फ्लो ट्रिगर होता है ड्यू टू सर्टेन फोर्स, ड्यू टू सर्टेन प्रेशर। तो अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें कि इस पे किस प्रकार का फोर्स अप्लाई हो रहा होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है प्रेशर इनटू एरिया। एंड डेफिनेटली जब एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन भी हो रहा होगा। तो यहाँ का जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम ध्यान से देखें कि एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्चुअली वॉल्यूम, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बन जाता है P इंटू वी। अगर आपने गौर किया हो तो ये सेम टू सेम एक्सप्रेशन आप लोगों ने गैस लॉज के अंदर भी पढ़ रखा है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू P dV, राइट। तो यहाँ पे जो वर्क डन आया हमारे पास वो आ गया P इंटू वी। बट याद रखिएगा जो भी एनर्जी हम लोगों को यहाँ पे लिखनी है वो लिखनी है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो इस PV को जैसे ही मैं V वॉल्यूम से डिवाइड करता हूँ मेरे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ P। यानी कि तीन एनर्जीज यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं किसके अंदर, एक फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर, राइट। पहली एनर्जी कौन सी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने लर्न किया हाफ रो v²। दूसरी कौन सी एनर्जी है, दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने लर्न किया रो gh। तीसरी एनर्जी हमारी है प्रेशर एनर्जी जिसका सिंबल होगा सिर्फ और सिर्फ P, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है बर्नौलीज थ्योरम का। बर्नौलीज थ्योरम एक तरीके का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है
जो कि हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में, राइट? हम लोगों ने पहले भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है और यहाँ पे इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग बर्नौलीज थ्योरम का नाम दे रहे हैं बेसिकली। इस पर्टिकुलर थ्योरम के अंदर ऐसा कहा जाता है कि कभी भी जो लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी भी पाइप से, किसी भी कंटेनर से, तो उस पर्टिकुलर लिक्विड की सम ऑफ ऑल द थ्री एनर्जीज जो अभी अभी हम लोगों ने सीखी, दैट विल बी कांस्टेंट। बट कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि वो फ्लूइड जो होना चाहिए वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए एंड दैट फ्लो मस्ट बी स्टेडी फ्लो, राइट? इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या कहता है बर्नौलीज थ्योरम का वो देख लेते हैं। एक्सप्रेशन कहता है कि सम ऑफ ऑल द थ्री एनर्जीज दैट इज P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो, राइट? किसी भी स्ट्रीम लाइन पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इन तीनों एनर्जीज का सम लेता हूं तो दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए मैं इस एनर्जी कंजर्वेशन को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक अप्लाई कर सकता हूं और इस तरीके से इस थ्योरम को लिखा जा सकता है। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं एक एप्लीकेशन से, जो कि है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर आखिर क्या करता है? क्या हमने कभी इसके बारे में पहले सुना है? एक बार देखते हैं इसका डायग्राम कैसा लगता है वेंचुरी मीटर। आप देखिएगा वेंचुरी मीटर में एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर आप देखेंगे दो वर्टिकल कैपिलरीज भी हैं, राइट? एक कैपिलरी के अंदर अगर आप देखें तो पानी काफी अच्छी हाइट तक जा रहा है और दूसरी कैपिलरी जो कि नैरो सेक्शन पे लगी हुई है उसमें पानी काफी कम हाइट पे है, राइट? तो वेंचुरी मीटर का आखिर यूज क्या है? सबसे पहले तो वेंचुरी मीटर हमारी हेल्प करता है कि हम कभी भी किसी फ्लूइंग वाटर के अंदर, किसी फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर हम उस फ्लूइड की स्पीड बता सकें। तो ये इसीलिए हम इसको फ्लो मीटर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे को स्पीड बता पाता है, राइट? जैसे सपोज करिए आप गंगा रिवर के किनारे गए, आपने देखा वहाँ पे फ्लो बहुत फास्ट है, बट आपकी क्यूरियोसिटी है कि आप जानना चाहते हैं कि वहाँ की स्पीड कितनी है उस पर्टिकुलर फ्लो की, तो आप इस वेंचुरी मीटर की मदद से, इस फ्लो मीटर की मदद से बता सकते हैं कि वहाँ पे कितनी स्पीड रही है पानी की, राइट? तो इसीलिए काफ़ी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है एंड काफ़ी यूजफुल भी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर वेंचुरी मीटर कैसे वर्क करता है, राइट? ऑब्वियसली ये एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम का, तो बर्नौलीज थ्योरम यहाँ पे यूज होने वाली है। जब कभी भी बर्नौलीज थ्योरम हमें लगानी होती है, सबसे पहला जो हमें काम करना है वो करना है रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हमें लिखनी है, राइट? तो मैं यहाँ की जो रेफरेंस लाइन है वो यूं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्यूब हॉरिजॉन्टल है एंड इसीलिए इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर दी एंड यही हमारी क्या होगी? रेफरेंस लाइन होगी। अब हमें वाइडर सेक्शन पे एक पॉइंट कनेक्ट करना है, उसको मैंने 1 लिया एंड नैरो सेक्शन पे एक पॉइंट कनेक्ट करना है, उसको मैंने नंबर 2 लिया, राइट? आप ध्यान से देखिएगा, एक दोनों कैपिलरीज के जस्ट नीचे ही मैंने पॉइंट सेलेक्ट किए हैं 1 एंड 2। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर तीनों एनर्जीज के बारे में एक एक करके लिखूंगा। पॉइंट नंबर 1 का मैंने प्रेशर एनर्जी लिखा, राइट? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रिमेंबर दिस थिंग, तो वो हो जाएगा P1, ठीक है? और पॉइंट नंबर 2 का अगर मैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखता हूं तो वो हो जाएगा P2। सिमिलरली पॉइंट नंबर 1 का जब मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं तो वो हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कुछ वेलोसिटी V1 रही होगी ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 का जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो हाफ रो V2 स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 कि जब पोटेंशियल एनर्जी लिखने की बारी आती है तो दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली ऑन द रेफरेंस लाइन एंड बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, राइट? तो मेरे जो फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे आता है बर्नौलीज थ्योरम की हेल्प से, वो आ जाता है पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 के बीच में ये एक्सप्रेशन जो आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, राइट? अब इनको रीअरेंज किया जा सकता है एंड आगे अप्रोच किया जा सकता है इस फॉर्मूले के थ्रू। ध्यान से देखिएगा, एक चीज यहाँ पे समझने वाली वो ये है, अगर हम ध्यान से देखें जो वाइडर सेक्शन पे कैपिलरी है उसकी हाइट बहुत ज्यादा है पानी की। देखिएगा ध्यान से स्क्रीन पे,
जो वाइडर सेक्शन की कैपिलरी है अपनी, उसके अंदर पानी की हाइट बहुत ज्यादा है। दैट इंडिकेट्स कि P1 प्रेशर जो है ज्यादा होने वाला है। एंड जो नैरो सेक्शन के ऊपर कैपिलरी है 2 पॉइंट के जस्ट ऊपर, अगर आप वहां देखें तो पानी का लेवल बहुत कम है, विच इंडिकेट्स कि प्रेशर नंबर 1 विल बी ग्रेटर देन प्रेशर नंबर 2, राइट। और जब बात यहाँ पे हो रही है दो एनर्जीज की, दैट इज प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एंड हम यहाँ लिख रहे हैं कि दीज टू एनर्जीज का सम जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर P1 इज ग्रेटर देन P2, देन डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 1। यानी कि इससे ये साफ साबित होता है कि 2 पॉइंट पे जो स्पीड होगी फ्लूइड की वो ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू 1 पॉइंट के। ठीक है, चलिए इसको आगे और समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। मैंने क्या किया, मैंने P1 P2 को शफल कर दिया और मैंने काइनेटिक एनर्जीज को एक तरफ ले लिया RHS में। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दोनों लेवल्स के बीच में कुछ ना कुछ हाइट है, कुछ वाटर लेवल की हाइट है दोनों कैपिलरीज के बीच में। अगर मैं पॉइंट नंबर 1 का प्रेशर लिखने की कोशिश करूं, कंसिडरिंग कि कैपिलरी जो है ओपन टू एयर है, तो मैं जानता हूं यहाँ पे P एटमॉस्फेयर एक्ट कर रहा होगा, राइट। अगर मैं इस हाइट को H1 कंसिडर कर लूं, तो फर्स्ट पॉइंट का यानी कि P1 पॉइंट का जो प्रेशर यहाँ मैं लिखूंगा वो होगा P ATM प्लस H1 रो G। ध्यान से देख लीजिएगा। इसी तरीके से जो नैरो सेक्शन है, जहां पे मेरे को 2 नंबर पॉइंट मिल रखा है, वहां की अगर हाइट में H2 कंसिडर कर लूं, तो यहाँ पे अपना प्रेशर हो जाएगा P ATM प्लस H2 रो G, राइट। अब मुझे क्या करना है, P1 माइनस P2 करना है, यानी कि बेसिकली आई हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखें, P1 माइनस P2 यहाँ पे हो जाएगा H1 माइनस H2 रो G, और H1 माइनस H2 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इट इज एक्चुअली H रो G। Hence, in the next step, I can write down that H rho G is equals to half rho V2 square minus half rho V1 square। अब यहाँ पे एक फटाफट से ट्रिक बता देता हूँ आपको। जो भी दोनों कैपिलरीज के बीच की हाइट है, आपको सीधे सीधे उन दोनों के बीच का रो GH लिख देना है LHS के अंदर। एंड मेक श्योर कि जब RHS में आप लिख रहे हो तो पहले हमें स्पीड हमेशा लिखनी होगी, पहले काइनेटिक एनर्जी हम हमेशा लिखेंगे 2 सेक्शन की, बिकॉज वहाँ की काइनेटिक एनर्जी 2 सेक्शन की ज़्यादा है, क्योंकि नैरो सेक्शन की स्पीड हमेशा फास्ट होती है। तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर हमें लिख लेना है, राइट। तो दिस विल बी अवर फाइनल फॉर्मूला, जिसे यूज करके हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है जिसे हमें सॉल्व करके देखना है। हमसे कहा गया है कि वेंचुरी मीटर आपके सामने है, जिसके अंदर दोनों कैपिलरीज के वाटर लेवल के बीच की जो हाइट है वो है 5.1 mm, ये हमें यहाँ दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि आप पता लगाइए कि स्पीड क्या होगी नैरो सेक्शन की अगर वाइडर सेक्शन पे स्पीड पाई गई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो आप एक चीज यहाँ पे कंक्लूड कर लें अपने दिमाग में, वो ये है कि यहाँ पे जो स्पीड दी गई है वो CGS में दी गई है, एंड कहीं ना कहीं ये हमें इंडिकेट करता है कि हमें सब कुछ CGS में ही लेके चलना चाहिए। इससे कम मेहनत होती है और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व होते हैं, राइट। तो चलिए इसे समझते हैं। 2 पॉइंट्स वापस से मुझे मार्क करने हैं, प्लस एक रेफरेंस लाइन मुझे सबसे पहले ड्रॉ कर लेनी है, तो मैं पहले वो ड्रॉ करता हूँ। मैंने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली। पॉइंट नंबर 1 मैंने लिया वाइडर सेक्शन का जस्ट कैपिलरी के ठीक नीचे, ठीक है। सिमिलरली नैरो के अंदर मैंने पॉइंट नंबर 2 लिया, वो भी ठीक कैपिलरी के नीचे। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैंने एक्सप्रेशन अभी अभी सीखा है। सबसे पहले मैं लिखूंगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। वापस से रिमाइंड करा दूं आपको, दोनों जगह की पोटेंशियल एनर्जी मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि दोनों पॉइंट्स सेम रेफरेंस लाइन पे लाई कर रहे हैं, एंड उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 काउंट की जाएगी, राइट। तो 2 एनर्जीज हमारे पास बचती हैं, दैट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उन दोनों को लिख के हमने थ्योरम कंप्लीट कर दी, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, प्रेशर को एक तरफ ले रहा हूँ LHS में, एंड काइनेटिक एनर्जीज को एक तरफ ले रहा हूँ इस तरीके से। रो मैंने कॉमन बाहर ले लिया है। अगर हम ध्यान से देखें, P1 माइनस P2 होता है रो GH, राइट। वो मैं लिख लेता हूं यहाँ।
and it is equals to half रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो रो से रो कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ ये रो कैंसिल आउट हो जाएगा। g की वैल्यू, अगर आप सोच चुके हैं कि हमें CGS में ही चलना है, तो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक कि आप यहाँ पे g की वैल्यू 10 रख दें। यहाँ हमें g की वैल्यू रखनी होगी 1000। एंड हाइट, क्योंकि हमें 5.1 मिलीमीटर दे रखा है, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा आपका 5.1 अपॉन 10, या फिर मैं कह सकता हूँ 51 अपॉन 100, एंड इट इज इक्वल्स टू 1/2 v2। नैरो सेक्शन की स्पीड हमें पता लगानी है और वाइडर सेक्शन की मालूम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ v2 स्क्वायर माइनस 4, कुछ इस तरीके से। आगे से सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आ जाएगा एक्सप्रेशन v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1024, विच मीन्स v2 इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। यानी कि हमने ये पहचाना कि 2 पॉइंट की जो स्पीड है वो 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाती है। अब ज़रा कंपेयर करके देखिए, वाइडर सेक्शन की जो स्पीड थी वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी और नैरो की हो गई है 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना खतरनाक डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये फ़र्क आ जाता है कि जब वाइडर सेक्शन से नैरो सेक्शन पे लिक्विड जाता है, डेफिनेटली उसकी प्रेशर एनर्जी तो कम हुई है, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, राइट। एंड यही सेम थिंग वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑल्सो। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है स्पिनिंग ऑफ बॉल का, क्योंकि IPL मैच चल रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे बॉलर्स स्पिन कराते हैं। तो स्पिन के अंदर ऐसा क्या खास होता है कि जो है बैट्समैन कई बार बॉल जज नहीं कर पाता एंड क्लीन बोल्ड हो जाता है, राइट। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये बॉल जो है आपकी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो, और जो भी एयर फ्लो कर रही है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि एयर इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से यूं फ्लो कर रही है, और ये बॉल कट करते हुए एयर को इधर की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, राइट। तो अगर हम बॉल के टॉप मोस्ट पॉइंट को A लेबल कर दें एंड बॉल के बॉटम मोस्ट पॉइंट को B लेबल कर दें, राइट, तो मैं A और B पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, ड्यू टू रोटेशन जो A पॉइंट की स्पीड है वो आ रही है अपनी टुवर्ड्स राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड ड्यू टू विंड जो स्पीड आ रही है वो आ रही है इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो गई विंड की स्पीड और ये हो गई अपनी बॉल की खुद की रोटेशन की स्पीड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दीज टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कहीं ना कहीं मैं ये समझ सकता हूँ कि बिकॉज वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा होगा और कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्शन के बाद छोटी वैल्यू यहाँ पे मुझे मिलने वाली है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो स्पीड रहने वाली है वो कहीं ना कहीं लो रहेगी, कम रहेगी मतलब, राइट। इसी तरीके से अगर मैं B पॉइंट की बात करता हूँ तो मैं B पॉइंट के एरोज इस जगह पे बनाऊंगा, लेट्स से दिस इज पॉइंट B। तो यहाँ अगर मैं विंड का देखूं डायरेक्शन तो वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में हो जाता है, और अगर मैं बॉल के रोटेशन की स्पीड देखूं तो वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाती है, राइट। तो खास बात B पॉइंट की ये है कि यहाँ पे दोनों के दोनों जो स्पीड्स हैं आपकी वो टुवर्ड्स लेफ्ट हैं, एंड ड्यू टू दिस फैक्ट दे विल गेट एडेड। ऐड होने की वजह से उनकी स्पीड जो है डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो यहाँ बॉटम पे जो मुझे स्पीड मिलेगी वो जो है हाई मिलेगी, तो स्पीड मुझे हाई मिलेगी यहाँ बॉटम पे। स्पीड हाई होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाई हो जाएगी, एंड अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाई हो जाएगी तो डेफिनेटली प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, राइट। सिमिलरली A पॉइंट की अगर बात करूं तो यहाँ पे यदि काइनेटिक एनर्जी लो हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर एनर्जी हाई हो जाएगी, और इसी वजह से, इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो आपकी बॉल है वो टर्न करती है। अगर आप ध्यान से देखें, A पे हाई प्रेशर है, B पे लो प्रेशर है, तो जो बॉल है वो इस तरीके से अंदर की तरफ कट कर जाएगी, राइट। एंड बैट्समैन कई बार इसे जज नहीं कर पाएगा एंड विल गेट क्लीन बोल्ड और कैच आउट, राइट। तो दीज आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बर्नौलीज थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।